नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। लगभग 75 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये 75 क्वेश्चन जो है वो दिसंबर महीने के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 सोर्सेस के माध्यम से आप अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करो, क्योंकि एक सोर्स के पर रहना हानिकारक हो सकता है। मैं आज आपको एक सोर्स, अपना जो सोर्स है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मैं ये पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है पीसीएस गुरुजी ऑफिशियल, वहां पर फ्री में अवेलेबल है। आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करने से पहले कुछ जो कोर्सेस आप लोगों के लिए ऑफर किए हैं, जैसे कि एक एनसीईआरटी का कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है और एनसीईआरटी का बेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस वैसे 5,000 रखी गई है, लेकिन फॉर टाइम बिंग कुछ समय के लिए ये 3,000 रुपए हमने कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। पीसीएस के लिए 2022 के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको वीडियोस पीडीएफ टेस्ट देंगे, लगभग 4,000 रुपए में देंगे आपको। तो ऐसे और भी कोर्सेस हैं, जैसे कि आपका क्रैश कोर्स है पीसीएस प्री के लिए, टेस्ट सीरीज है आपके लिए जिसमें लगभग 15 से 20 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। आपका 2023 के लिए आपका एक कोर्स है जो कि प्री प्लस मेंस का 17 महीने का कोर्स रहेगा। 1 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो लगभग 8-10 कोर्सेस चल रहे हैं सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो समस्या होगी, वो डिस्कस कर ली जाएगी और आपको आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कोर्स या ऑफर किया जाएगा। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि पीसीएस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सेल्फ बिलीव रखते हैं, थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर रखते हैं, सही प्लानिंग फॉलो करते हैं और थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, यकीन मानिए ये एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। बस कोशिश कीजिए कि जितना समय इस एग्जाम को लगता है वो आप समय दे दो। ये एग्जाम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर पढ़ने वाला एग्जाम नहीं है। अगर आपने इसको 1-1.5 साल का समय दे दिया, ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सही चीज पढ़ेंगे, सही समय देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दिसंबर महीने करंट अफेयर्स है, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में 40वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन बिहार में किया गया। क्या यह सही है? यह भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के विषय के साथ फोकल फॉर लोकल विचारों को और बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। आपको यह स्टेटमेंट पढ़नी है और यह बताना है कि सही है या गलत है। एक स्टेटमेंट और भी है, क्या है कि 24 राज्यों की प्रदर्शनी के बीच उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पदक दिया गया है। अब इनमें से कौन सा सही है? तो भैया इसका आंसर है पहला और दूसरा, तीसरा नहीं है। यहां पर आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि भाई अगर उत्तर प्रदेश को स्वर्ण पदक नहीं मिला तो किसको स्वर्ण पदक मिला है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। स्टेटमेंट है 1 और 2 जो है राइट है। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड को भंग कर नागेश्वर राव को बनाया प्रशासक, यानी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है। डीएचएफएल और शेयर समूह की कंपनियों के बाद रिलायंस कैपिटल दिवाला प्रक्रिया के तहत जाने वाली तीसरी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। गैर बैंकिंग कौन सा होता है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं या कंपनी होती है, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो इसमें से दोनों ही कथन जो हैं वो सही है, यानी कि डीएचएफएल, देखिए डीएचएफएल और शेयर समूह और साथ में आपका रिलायंस कैपिटल, ये तीनों ही कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया में पहुंच गई हैं, यानी कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। फिलहाल और जो आरबीआई ने जो नागेश्वर राव को है उसका रिलायंस कैपिटल का प्रशासक बना दिया कि ये मतलब कि अब रिलायंस कैपिटल के बोर्ड में जो है आरबीआई का बंदा बैठेगा और वो देखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, खासकर ये और ये, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति हैं। क्या है? 3 दिसंबर 1989 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। वह एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, विद्वान और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्या यह सही है? दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1962 में भारत रत्न दिया गया। सर्वोच्च नागरिक जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, इसको सम्मानित किया गया है। क्या यह सही है? देखिए, अब देखते हैं क्या सही है। देखिए, इसमें सिर्फ केवल 2 सही है।
पहला सही नहीं है। और पहला क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि उनका बर्थडे किस दिन बनाया जाता है। ये होमवर्क आपके लिए है। बिहार में जन्म हुआ उनका, कार्यकर्ता रहे, वकील रहे, जवान रहे, ये सब उनका हो गया, लेकिन ये तारीख सही नहीं है। ठीक है, ये आपको खुद ही फैसला करना है क्या कब होगा ये। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो वो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को राज्य की पुलिस प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया है। हिमाचल प्रदेश को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया है। ये होता है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, जो कि अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च राज्य का किस राज्य का? असम राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसको दिया है? तो वो दिया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा को असम वैभव दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम सरकार ने दिया है असम वैभव पुरस्कार रतन टाटा को, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नर्मदा शिल्प किसको? नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना बनाई है। नर्मदा माय मिस्टेक, नर्मदा शिल्प एक फर्श बिछाने वाला मैट होता है। ठीक है, ये कहां पर है? ये कहां पर होता है? ये होता है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, एक मैट होगा, एक जिस तरह से कालीन होती है वो होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा शिल्प है। और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट में आएगा। जम्मू कश्मीर में ये होता है, हाथों से बुना जाता है इसके अंदर, मैट कालीन गलीचे की तरह होता ही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ही केंद्र सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI, ठीक है, के लिए आधार वर्ष को 2016 कर दिया है। बेस ईयर को 2016 कर दिया है WRI के लिए। ठीक है, वेजेस रेट इंडेक्स है, इसके वेजेस रेट इंडेक्स है ये। ठीक है, इसके लिए कहते हैं कि बेस ईयर जो है वो 2016 कर दिया गया है, मतलब 2016 के संदर्भ में चीजों को नापा जाएगा, ये बात बोली जा रही है। यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों पर आधारित किया गया है। तो किसने किसी सिफारिश किया गया था? ILO ने, और आपका जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है इसने बोला था, सिफारिश सरकार को दी थी कि भैया जो WRI है इसका बेस ईयर है वो 2016 किया जाए। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो दोनों कथन जो है वो सही है, दोनों कथन जो है सही है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बेस ईयर पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि बेस ईयर किसका है। जैसे कि आप RBI के बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं और उनके बेस ईयर में चेंजेस आती हैं, पीछे में सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने सवाल बनाया है कि सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेस ईयर पे चेंज करके 2016 कर दिया गया है। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो 2016 के डेटा के हिसाब से होगी। पहले कभी कभी 2011 का बेस ईयर लिया था, 2012 का बेस ईयर लिया था, लेकिन चेंज करते हुए 2016 का लिया गया है, और ये लगातार चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे हैं? नौसेना के हिसाब से प्रत्येक वर्ष दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 2021 की थीम थी स्वर्णिम पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने का प्रतीक। स्वर्णिम पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, में भारत के जीत के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, हमेशा सही नहीं लिखा होता है, सही नहीं, कौन सा गलत है? तो भैया सिर्फ ये दूसरा वाला जो है ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? पहला वाला सही है, ये पहला वाला ठीक है, लेकिन हमारे आंसर के हिसाब से ये ऑप्शन B2 होगा। क्या है इसका? इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम विजय वर्ष, ये आंसर था। तो दूसरा वाला गलत था। दिसंबर में नौसेना दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 50 वर्ष पूरे पर जो थीम दी गई थी उसका नाम था स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? 5 दिसंबर को लोक लेखा समिति ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। क्या सही लिखा है कि
5 दिसंबर को लोक लेखा समिति ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। लोक लेखा समिति वर्ष 1923 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित की गई। लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अब इनमें से हमें देखना है कौन से सत्य हैं कि क्या भाई 100 साल हो गए इसके, या इसके 2023 में बनाई गई, या ये 3 जो वित्तीय संसदीय समिति है इसमें से एक है कि नहीं है। इसका आंसर जो है वो है केवल 3। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ बोला गया है कि लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। ये तो सही है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट गलत है। समझिए, डेट की बात है 4 से 5 दिसंबर को जो पीएससी की हुआ उसमें 100 साल, पब्लिक अकाउंट कमेटी उसमें 100 साल पूरे गए हैं। 4 से 5 दिसंबर तो तारीख जो है वो चेंज हुई। 4 से 5 दिसंबर सिर्फ डेट का फर्क है, इसलिए आंसर गलत हो थोड़ा सा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने इस तरह के डेट वाले सवालों को काउंटर करने के लिए बनाया। 4 से 5 दिसंबर को जब पीएससी के 100 साल हो गए, ठीक है। और ये सबसे पुरानी संसदीय पुरानी, ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, सबसे पुरानी समिति है। 2 तरह की कमेटी होती हैं, परमानेंट कमेटीज और एडहॉक कमेटीज। परमानेंट कमेटीज कौन सी होती हैं, जैसे पीएससी हो गई या एस्टिमेट कमेटी हो गई, ठीक है। तो पीएससी जो है सबसे पुरानी कमेटी है, 1921 में बनाई गई थी। एग्जाम में आ चुका है, पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है, 1921 में बनाई गई थी पहली बार, ठीक है। और कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम पॉलिटी का पूछा गया इसके अंदर, ठीक है। और 3 फाइनेंस कमेटीज कौन कौन सी हैं, पीएससी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये 3 कमेटीज होती हैं इसके अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के साथ सवाल जोड़ के आया है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह यानी कि सैटेलाइट केंद्र अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है, यानी कि एक सैटेलाइट स्टेशन बनाया गया है। कहां बनाया गया है, गोरखपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोरखपुर पर आपका सैटेलाइट स्टेशन बनाया गया है, याद रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका हूं, आप पढ़ लीजिएगा। भारत और किस राज्य के बीच एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किया गया है। देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइज और मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि आर्मी के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, अभ्यास किया जा रहा है, या एयरफोर्स के बीच में अभ्यास हो रहा है, या नेवी के बीच अभ्यास हो रहा है। इस हर देश आपस में करते रहते हैं, कभी 2 देश करते हैं आपस में, कभी 3, 4, 5 देश मिलकर करते हैं, ठीक है। और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो नाम बड़े इंपॉर्टेंट रहता है कि किस एक्सरसाइज में कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ये होता है। और दूसरा कि वो एक्सरसाइज कहां हुई है, किस लोकेशन पे हुई है, ठीक है। ये 1-2 बार पूछा गया है कि लोकेशन पूछ ली गई है। और थोड़ा सा और टफ करते हैं, तो कभी कभी ये पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि किसी एक्सरसाइज में कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। कोई टैंक है, कोई बड़ा जहाज है, कोई आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा सिर्फ ये नहीं करना कि कौन सा संस्करण रहा या कहां पे हुआ, बल्कि थोड़ा सा हमें डीप भी जानना है इसके ऊपर, ठीक है। यहां पर है भारत और मालदीव। भारत और मालदीव है, उनके बीच में इक्वेरियन सैन्य अभ्यास होता है, और उसका ये 11वां संस्करण रहा है, 11वां एडिशन रहा है भारत और मालदीव के बीच में। क्या है, द 11th एडिशन एक्सरसाइज इक्वेरियन इन 21 बिटवीन भारत और मालदीव के बीच में है। कहां पे हुआ है, कधाधो जो है वो मालदीव में है, कधाधो में हुआ है इसके अंदर। और इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री सहमति बनाई है। किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए क्या बनाया है, 4 सूत्री रणनीति बनाई है। 4 सूत्री यानी 4 स्टेजेस पे होगा। किसने किसने, भारत और श्रीलंका ने। श्रीलंका की आजकल हालत बहुत खराब है। श्रीलंका वो व्यक्ति है जिसने मजाक में बहुत सारा लोन मार्केट से ले लिया है और वापस नहीं कर पा रहा है, उसकी अपनी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। श्रीलंका के ऊपर चाइना का बहुत ज्यादा कंट्रोल आ चुका है, श्रीलंका के पास पैसा रिटर्न करने के नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इंडिया इसमें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया ने श्रीलंका में मिलकर 4 सूत्री रणनीति बनाने की कोशिश करेगी, किस तरह से वो अपना लोन या किस तरह से अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसे दूर करेगा।
ठीक है। अच्छा, अब क्या है इसमें, श्रीलंका के आर्थिक संकट से को कम करने की मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा यानी फूड हो गया, एनर्जी हो गई, इसकी सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 4 सूत्री रणनीति बनाने की कोशिश की है। इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका की बढ़ती खाद्य कीमतें, मुद्रा मूल्य ह्रास यानी कि जो करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, उनकी जो इन्फ्लेशन आ रही है, महंगाई बढ़ गई है, मुद्रा का डेप्रिसिएशन हो रहा है और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकता है कि साउथ एशिया में कौन सी कंट्री है जिसपे आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, श्रीलंका ने की है। हो सकता है आपको लगे पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, बट अभी तक वहां पर आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया है, श्रीलंका में लगा दिया गया है। FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान वाले इससे डरे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर FATF जो है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखती है कि जो पैसा किसी कंट्री के पास आ रहा है लोन के रूप में या किसी रूप में, वो कहीं टेररिस्ट को फंडिंग करने के लिए तो नहीं आ रहा है। पाकिस्तान इसके अंदर आया हुआ है, पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, FATF की ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में नहीं है। तो अगर मान लो कोई कंट्री FATF की ब्लैक लिस्ट में आ जाती है तो उसको बाहर से, विदेश से लोन मिलना महंगा हो जाता है। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम FATF है, ठीक है, लेकिन श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने इससे थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं क्या। अब आर्टिकल, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 360 की, तो ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360 में है। आपको यह बताना है कि अभी तक हिंदुस्तान में कितने फाइनेंशियल इमरजेंसी या आर्थिक आपातकाल लग चुके हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया। अर्जेंटीना ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जापान को 4 से शिकस्त दी है। तो भैया अर्जेंटीना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो जूनियर विश्व कप, हॉकी विश्व कप हुआ 2021 का, उसको अर्जेंटीना ने जीता है, ठीक है, उसको किसने जीता है? अर्जेंटीना जीता है। और ये कलिंगा जापान इसमें हुआ था, ठीक है, लेकिन फाइनल में जर्मनी को हराया गया था, फाइनल में जर्मनी को हराया गया था, ठीक है। जीता कौन है? अर्जेंटीना। मैच, टूर्नामेंट कहां पे हुआ है? कलिंग स्टेडियम। कहां पर? कलिंग स्टेडियम, उड़ीसा, ठीक है। जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर ऑर्गेनाइज किया? कलिंग के अंदर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। कौन जीता? अर्जेंटीना जीता। किसको हराया? जर्मनी को हराया। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगन जन दिवस में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। क्या यह सही है कि प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है? इसी वर्ष इसकी थीम एक समावेशी, सुलभ और सतत पोस्ट कोविड विश्व की ओर दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी है। क्या ये इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भैया ना 1 ना 2, ठीक है। क्या है? प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे 4 दिसंबर लिखा हुआ है। तो डेट वाला सवाल को काउंटर करने के लिए बनाया है 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगन मनाया। 3 दिसंबर को 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगन दिवस मनाया जाता है। और इस साल जो उनकी जो थीम थी, क्या थीम है? पूर्ण सहभागिता और समानता। पूर्ण सहभागिता और समानता। इस थीम के तहत समाज में दिव्यांग लोगों के प्रति सहानुभूति तो होगी ही, साथ ही उन्हें जीवन में हर कार्य में बराबर अवसर, अधिकार के प्रति सामान्य नागरिकों को जागरूक कर सकें। साथ ही सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके। अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य। 100% कोरोना को जिसने 100% कोरोना दूसरी डोज देखिए, पहली डोज की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी डोज कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना की जो वैक्सीन लगती है अपने सभी लोगों को डबल डोज दे दिया है। डबल डोज दे दिया है किसने? हिमाचल प्रदेश ने, जो कि एक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। दूसरी डोज सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश ने दे दिया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष चुना गया है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो NHAI ये कौन है? सड़कें बनाती है, कंपनी सड़क बनाती है, ठीक है। NHAI का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो अलका उपाध्याय बनाया गया है।
ये अलका उपाध्याय, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्र संग्राम रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। यह किस वर्ष हुआ? ये अब इंपॉर्टेंट है, ये आपका हिस्ट्री से जुड़ के आ गया है कि भाई पाइका विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ। सरकार ने कहा कि इसको हम पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसके पीछे मैं आता हूं भैया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पाइका विद्रोह हुआ कब? पाइका विद्रोह हुआ 1817 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1817 में पाइका विद्रोह हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या कारण थे? मना क्यों? देखिए, पाइका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर। ठीक है, देखिए अमूमन जो शुरू विद्रोह हुए हैं हमारे देश के अंदर 18वीं सदी के अंत में या 19वीं सदी के शुरुआत में जितने भी विद्रोह हुए हैं वो लोकल कारण उसमें रहे हैं कि बाहर विदेशी लोग जो है बाहर से आए, या इंडियंस भी हैं जो बाहर से आके उनके गांव में बस गए। कुछ उनसे बोला कि तुम जंगल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम जंगल से कुछ सामान निकाल के बिना परमिशन के नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरह की जब चीजें हुई तो पाइका में विद्रोह हुआ। लेकिन ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, आजादी कराने का नहीं था। इनका मतलब था कि हम जो जहां रह रहे हैं वहां पर बाहर के लोगों का ना रहे। अब बाहर में अंग्रेज भी आते हैं और इंडियंस भी आते हैं। जो इंडियंस महाराष्ट्र से, पंजाब से इधर से माइग्रेट करके पहुंचते हैं तो वहां पर वो महाजनी या ऐसा सूतकार के रूप में आपको वहां पर काम करते हैं, तो उनके विरोध में इस तरह के मूवमेंट बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, पाइका मूवमेंट है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड सम्मानित किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो भैया ये है 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया है 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। क्या है ये? देखते हैं। ये है एक ये वेसल है, यानी कि जो पानी में जहाज होते हैं वो हैं। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी, इसमें कौन कौन से इसके अंदर हैं? इसमें है आपके प्रबल, मतलब इनके नाम है, मतलब प्रबल हो गया, प्रलय, नाश, निशंक, विपुल, विभूति, विनाश, विद्युत, ये नाम है सबके, ऐसे नाम है। ठीक है, और ये 22वां मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन है ये, यानी कि इन सबके ऊपर मिसाइल्स लगी हुई हैं। तो इन्हें रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड किया है, प्रेसिडेंट मेडल दिया हुआ है। तो 22वां मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन जिसके अंदर प्रबल, प्रलय, निशांक, निशंक, विपुल, विभूति, विनाश, विद्युत है, ये है इसके अंदर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नई दिल्ली में पैनेक्स 21 का अनावरण किया गया। अभी पैनेक्स 21 क्या चीज है ये समझना पड़ेगा। यह ब्रिक्स देशों के सदस्य राष्ट्रों के लिए मानवीय सहायता एवं आपातकाल या आपदा राहत अभ्यास है। अब इसमें से कौन सा सही है? कौन सही है? पहला एक ही सही है भैया। क्या सही है? जो पैनेक्स है ना वो ब्रिक्स की नहीं है। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके लिए नहीं है पैनेक्स। ये है आपका इधर बिम्स्टेक कंट्रीज है। कौन कौन सी बिम्स्टेक कंट्रीज होती हैं? कौन कौन सी कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में? ये है आपका इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, बिम्स्टेक कंट्रीज हैं। बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द जो कंट्रीज घूम रही हैं उनके बारे में बिम्स्टेक बोलता है। कौन सी है? इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। तो ये जो बनाया गया है ये बिम्स्टेक को है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय तकनीकी वो है, और इसमें पैनेक्स नाम का एक कर्टन रीजन इवेंट आयोजित किया गया। यह अभ्यास इस वर्ष 2021 में अंत में आयोजित करने की योजना है। प्रमुख क्या है? यह एक मानवीय सहायता व आपदा राहत अभ्यास है। बिल्कुल आपदा राहत अभ्यास है, पर ये ब्रिक्स के लिए नहीं है, बिम्स्टेक के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। 7 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। 7 दिसंबर 2004 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया। और तीसरा है वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम मृदा लवलीकरण को रोकें, मृदा उत्पादकता को बढ़ावा दें। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सिर्फ एक ही कथन सही है कि भैया ये जो थीम है ना 21 की वो सही है, मृदा लवलीकरण, यानी कि आपको रोकें और मृदा उत्पादकता को बढ़ाएं। कि जो भी इस एसिडिफिकेशन हो रहा है, मिट्टी का एसिडिफिकेशन हो रहा है,
सॉइल का एसिडिफिकेशन हो रहा है, उसको रोकने की बात की जा रही है, ये थीम है। लेकिन बाकी 2 पॉइंट क्यों गलत है वो समझते हैं कि वर्ल्ड सॉइल डे ये कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सॉइल डे आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डेट वाले क्वेश्चन को काउंटर करने के लिए 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। ठीक है, ये है वर्ल्ड सॉइल डे। क्या प्रमुख है? वर्ष 2002 में नेशनल यूनियन ऑफ साइंस सोशल साइंस IUCSS द्वारा इसकी सिफारिश की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने WSD की औपचारिक स्थापना का समर्थन थाईलैंड के नेतृत्व में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले वैश्विक मदा भागीदारी मंच के रूप में किया है। 5 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा पहला आधिकारिक WSD के रूप में नामित किया गया। 5 दिसंबर को 2014 को मनाया गया। 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया पहला वाला, इस बात को जानते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत को किस पूर्ण मुख्य निर्वाचन पूर्व, यहाँ पूर्ण नहीं है, पूर्व होगा। ठीक है, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कौन सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जिसको IDEA में बोर्ड में शामिल किया रहा है? तो वो है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो थे, इनको जो है वो किया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो बंदा है ये सुनील अरोड़ा नहीं, ये है सुशील चंद्रा जो करंट EIC हैं। सुशील चंद्रा जो करंट EIC हैं, ये समझना, ये करंट है, मतलब मौजूदा है आपके, ये हैं। ठीक है, और वो कौन थे क्वेश्चन के हिसाब से? वो है आपके सुनील अरोड़ा। इनको बुलाया गया था, ध्यान रखिएगा। ये जा चुके हैं, ये चंद्रा साहब आ चुके हैं, अरोड़ा साहब जा चुके हैं, चंद्रा साहब आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाल ही में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ मनाया गया? तो हिंदुस्तान और रसिया जो है आपस में मिलकर हर साल एक मीटिंग करते हैं। इस बार कहाँ बुलाया गया है? इस बार वो है नई दिल्ली में हुआ है। और ये उसमें व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो आए थे। ठीक है, और हैदराबाद हाउस में ये कराया गया था। हैदराबाद हाउस में दिल्ली में मीटिंग हुई है, ये देखिए। ठीक है, सहयोग करने के लिए सब कुछ है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, पढ़ लीजिएगा इसके अंदर आप। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बना है आपका गुजरात। गुजरात इज नाउ इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब एज इट हैज लेफ्ट बिहाइंड महाराष्ट्र जो है। तो RBI ने जो लॉन्च किया उसके हिसाब से गुजरात जो है वो नंबर 1 बन गया है मैन्युफैक्चरिंग में, सेकंड नंबर महाराष्ट्र आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में पायलट परियोजना रिहैब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज शुरू किया है? तो वो है असम में। इंसानों और एलिफेंट का काउंटर होता है जिसमें कि दोनों तरफ से हानि होती है, तो इसको रोकने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, इसका नाम है रिहैब। ठीक है, और ये असम में शुरू हुआ है। किस तरह का प्रोग्राम है? रिहैब, कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ना हो पाया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। अब देखना पड़ेगा कि मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन की स्थापना के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा सही है, जो कहता है कि 1994 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की स्थापना 50 वर्ष पूरे करने पर हुआ था। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ना कि 5 को, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। इसमें कौन सही है? तो देखिए इसमें क्या है, कथन सही नहीं है। असल में ये दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? वो बोलता है कथन सही नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई बनी है वो अध्यक्ष रेखा शर्मा बनी है। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला आयोग ने शी इज अ चेंज मेकर नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये है रेखा शर्मा और शी इज अ चेंज मेकर तो प्रोग्राम के जो कि क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट देखिए। शी इज अ चेंज मेकर प्रोग्राम वाज लॉन्च फॉर अ वुमेन इन पॉलिटिक्स। वुमेन इन पॉलिटिक्स के लिए, जो औरतें राजनीति में हैं उनके लिए प्रोग्राम क्या, कि जिससे कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ सके, कि उनकी क्षमता बढ़ सके, विच विल बी अंडरटेकन टू एसोसिएशन विद रीजनल वाइज इंस्टीट्यूशन है ये इसमें। ठीक है, बेहतर डिसीजन मेकिंग ले सकें, कम्युनिकेशन स्किल उनकी बेहतर हो सके, ये सब डिस्कस किया गया। रेखा शर्मा इनकी अध्यक्ष बनी है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असमिया साहित्यकार नीलमणि फूफन को वर्ष 2021 के लिए और कोंकणी के साहित्यकार दामोदर माउजो को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1985 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन सही है जो ये बोलता है कि भैया जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होते हैं, ज्ञानपीठ यानी कि जो लिटरेचर में जो अच्छा काम करते हैं तो उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया तो 2021 के लिए तो भैया नीलमणि फूफन साहब हैं जो कि असमिया साहित्यकार हैं, उनको दिया जाएगा। समझिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए नीलमणि फूफन है जो कि असमिया साहित्यकार, उनको दिया जाएगा। और 22 के लिए एक कोंकणी कौन है? गोवा वाले जो भाषा बोलते हैं, कोंकणी में साहित्यकार दामोदर माउजो, उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये रहेगा पूरा। दूसरी बात है, सवाल था कि 1985 में ये मलयालम साहित्यकार जी शंकर को गुरु को मिला था, नहीं ये। ठीक है, ये है तो नीलमणि फूफन और दामोदर माउजो। ठीक है, 1985 में नहीं मिला था। अगर पहला अवार्ड जो मिला है 1965 में मिला है, 1965 में मिला है। ठीक है, जी शंकर कुरूप को। किताब कौन सी थी इनकी? ओडक्कर जुहाल यानी द बैम्बो फ्लूट। कौन सा देश अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो भाई अरब देशों को जो खाना प्रोवाइड करेंगे उस मामले में भारत जो है वो नंबर 1 बन गया है। ठीक है, 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रिजर्व रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने के लिए फैसला किया है? तो आरबीआई ने 2021 में जो अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह के वो लगातार चेंज होते रहते हैं कि मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसमें क्या रेट में आया है उसके ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं और हमें ये देखना है कि हमें लेटेस्ट चीजें में याद रहें। तो 2021 की जब बात करते हैं तो 3.35 पर ये रेपो रेट को रखा गया है। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? भाई आरबीआई जो है वो रेपो रेट लगाएगी बैंक, यानी जब आरबीआई लोन देगी बैंकों को तो उसे कहते हैं रेपो रेट, यानी कि आरबीआई 3.35% ब्याज दर पर बैंकों को पैसा देगी। अब मान लो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो बैंक आरबीआई को जब लोन देते हैं, अपना पैसा रखवाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, रिवर्स रेपो, रीपर्चेज। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जिनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश कर निधन हो गया, उनका क्या नाम था? सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, वो है बिपिन रावत जी। मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे निम्न में से किस देश में मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे जो है 10 दिसंबर को मनाया गया है, 10 दिसंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में ही डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध करता लगा दिया है। किसने लगा दिया प्रतिबंध? डीजीसीए ने। बाहर से वो 31 जनवरी 2022 तक के लिए बैन लगा दिया है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने अभी हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों की परियोजनाओं को समझौते किए हैं? देखिए, भारत और एडीबी के बीच में जो समझौता हुआ है वो उत्तराखंड और तमिलनाडु के प्रोग्राम्स के लिए हुआ है। उत्तराखंड और उसमें क्या गया 2474 करोड़ का जो वो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट तमिलनाडु में चलाएगा और सैनिटेशन प्रोग्राम जो है वो आपका यानी कि लगभग 2000 करोड़ का एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिला है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट तमिलनाडु में चलेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट चलेगा, यानी कि ऐसे घर बना सके जो सस्ते हो, बिक जाए। और वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम जो है वो उत्तराखंड चलेगा। ठीक है, ये है। किस संस्था ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? देखिए, वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब ये आईएसए जो है, ठीक है, आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो गुड़गांव में है। तो वहां पर काफी अच्छा काम कर रहा है, कई कंट्रीज के मेंबर भी हैं। लेकिन यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यही जो है ना, यूएनजीए, इसने क्या किया है? इसने ऐसा पर्यवेक्षक के रूप में इसको दर्जा मिला हुआ है। बैठ के देखेगा, ऑब्जर्वेशन देखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा है। केरल में रहने वाली ट्रांसजेंडर महिला
श्रुति सितारा ने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 खिताब जीता है और 25 वर्षीय श्रुति इस खिताब को जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। क्या सही है क्या? देखिए इसमें केवल वन सही है। केरल की रहने वाली ट्रांसजेंडर जो है श्रुति सितारा, ये श्रुति सितारा ये ट्रांसजेंडर जो पहली मिस ट्रांसजेंडर बनी है ये, ठीक है। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 खिताब उन्होंने जीता है, ठीक है, ये बनी है इसके अंदर। और ये जो है ये पहली भारतीय महिला है, ये नॉट दूसरी है, पहली ट्रांसजेंडर इंडियन ट्रांसजेंडर है जिसको ये अवार्ड मिला है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में, ठीक है, PMAYG, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए और सत्य बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 तक PMAYG योजना के विस्तार को मंजूरी है कि, और ये सच है गलत है? ये बिल्कुल सही है। मार्च 2021 तक इसकी योजना दे दी गई है और PMG का शुभारंभ 20 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये, ठीक है। इसका जो उद्घाटन जो किया गया था वो प्रधानमंत्री आवास योजना PMA, a central government scheme launched in 2015 with a vision to boost affordable housing, aims to provide over 2 crore pakka houses, inclusion of all basic amenities like water connection, proper sanitation, 24-hour electricity supply to the poor and eligible beneficiaries by March 2022 तक ये हो जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही है, प्रोफेसर नीना गुप्ता, ये है प्रोफेसर नीना गुप्ता, ठीक है, बहुत काबिल वो हैं और इनको रामानुजम पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और इससे पहले 3 और साइंटिस्टों को ये अवार्ड मिल चुका है 2005 तक। 2005 से ये हो रहा है तो इसको ये तीन और लोगों को मिल चुका है। इसमें था वह रामानुजम पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, इससे पहले भी इनको लोगों को मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व भर के 13 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम स्थायी पर्वतीय पर्यटन रखी गई है। क्या सही है इसके अंदर? केवल 2 सही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में नंबर 1 पे जो है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? दूध मूल्य परियोजना जो है उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो है वो उत्तराखंड ने किया है। DRDO ने एक्सीडेंट वर्जन पिनाका ER का सफल परीक्षण कहां किया है? तो देखिए वो चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया हुआ है। ये है पिनाका, ठीक है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये इसको किया हुआ है और ये जो है वो चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इस चीज को छोड़ा गया, टेस्ट किया गया है।